सो लेट अस स्टार्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आई थिंक एवरीवन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यू विल गेट दिस। इट इज़ वेरी सिंपल, इट डाइल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। जैसे आपका नाइट्रोजन है या इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है, दे डाइल्यूट द एटमॉस्फेयर। दीज आर द इनर्ट गैसेज, यहाँ पे इनर्ट गैसेज हैं, सो दे डाइल्यूट द एटमॉस्फेयर। विदाउट दीज गैसेज, विदाउट दिस डाइल्यूशन, the atmosphere would have oxidized and would have burned. Then it helps in the life processes. तो इसमें क्या है, जैसे respiration हो गया, photosynthesis हो गया, ठीक है ना। So these are very simple things. The atmosphere also helps in the protection of the earth from the rocks and meteors. तो ये तीन significance हैं atmosphere के. You can think of many other things also. अब देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रोसेस हैं, ये सब डाइल्यूशन की बात है, लाइफ प्रोसेस है, प्रोटेक्शन है फ्रॉम द एटमोसफियर, फ्रॉम द मीटियोर्स एंड रॉक्स। इसमें अगर आप देखें, जो एटमोसफियर कंपोजिशन है उसमें 0.1% जो कंपोनेंट्स हैं, जिसको अपन कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसॉल्स, सो दे आर लेस देन 0.1% एंड बेसिकली वी कॉल देम ग्रीन हाउस सब्सटेंसेज। अच्छा, आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब समझ में आता होगा, आई एम अज्यूमिंग दिस। सिंपली टू रिमाइंड यू, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड वी आर गेटिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, सन की रेडिएशन आई और यहाँ पे ये एटमोसफियर है, दिस इज द एटमोसफियर, ठीक है। सो दिस हीट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, इट इज गेटिंग ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अगर ट्रैप ना होती तो अर्थ उसको अब्जॉर्ब करता और पूरा का पूरा रेडिएट कर देता बाहर। So it will be like a cold planet, cold and dead planet, but it is absorbing it, keeping it for some time, doing some work using that energy, and then it is releasing in the atmosphere or the universe, outer space. So these absorption is basically through greenhouse gases, ठीक है ना। greenhouse gas अगर ना हो, so this won't be possible. तो ये जो काम होता है greenhouse gases का, बेसिकली ये 0.1% से भी कम है और ये गेम चेंजिंग रोल प्ले करता है। सारे जितने क्लाइमेटिक प्रोसेस हैं, चाहे वो विंड्स हों, चाहे वो वेदर फिनोमेनास, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस 0.1%. ओके, जस्ट राइट द एबिलिटी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एंड द ग्रीन हाउस सब्सटेंसेज टू ट्रैप हीट एंड द डिफरेंस ऑफ द हीट ट्रैप्ड लीड्स टू ऑल द प्रोसेस, ठीक है। 99.9% जो अपना है, जैसे नाइट्रोजन है, जिसमें मेजर कॉम्पोनेंट्स का है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। सो दिस डजंट प्ले एनी रोल इन दी क्लाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाउ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। कैसा टेक्निकल लैंग्वेज में कैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस वी विल सी। सो फर्स्टली जस्ट नोट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ फिजिकल मिक्सचर और मैकेनिकल एग्रीगेट ऑफ गैसेज। फिजिकल मिक्सचर का मतलब समझ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हीलियम, बहुत सारी गैसेज हैं। ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इट इज़ लाइक अ मिक्सचर। जैसे नमक और चीनी को आप मिला दें तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, इट इज़ लाइक अ मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर की तरह से सारी गैसेज रहती हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ओनली, अपन ने पहले क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। एंड दिस होल मिक्सचर विच इज द एटमोसफियर, ठीक है, it obeys the gas laws. It behaves like a single unified gas. Despite being a mixture, the atmosphere behaves like a single unified gas, obeying the gas laws. So this was the second point. Now let us see how we can divide the atmosphere. ठीक है, so there are three ways to divide the atmosphere. First is density based stratification, second is temperature based stratification, and the third is based on the difference in the mixing of layers. ठीक है, so पहला जो है उस पे आते हैं डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। कॉन्सेप्ट इज दिस कि जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे एटमोसफियर है, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस, मान लीजिए अर्थ है, उसके ऊपर एटमोसफियर है, तो ऊपर वाली जो लेयर होगी उसका वेट जो होगा वो नीचे वाली लेयर पे पड़ेगा, उसके नीचे वाली जो होगी उसका पूरा जितना ऊपर वाला कॉलम है उसका वेट नीचे पड़ेगा, एंड ग्रेजुअली एज यू मूव द वेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप होंगे तो इतने कॉलम का वेट पड़ेगा, यहाँ पे आप होंगे तो इतने कॉलम का वेट पड़ेगा, और धरती पे एकदम सतह पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पूरा का वेट पड़ेगा, and it will be highest density here. So as you move up, the density reduces. As you move down, the density increases. ठीक है ना, simple concept. So density based stratification. And just write one statement. Atmosphere has weight and atmosphere is compressible, because of which the lower layers at or near the sea level are more compressed and densified than the layers progressively upwards. ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनता है, इसको अगर ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे, सो दिस इज प्रेशर, ये हाइट है। अगर अपन ग्राफ ऐसे बनाते हैं ये, सो यहाँ पे आप देखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना,
यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0.9। जैसे जैसे अपने हाइट बढ़ा रहे हैं, जैसे दिस इज हाइट, जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं, सो दिस प्रेशर इज रिड्यूसिंग, ठीक है ना, हाइट बढ़ रही है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। सो मोस्टली लाइक 0.5 पे हाइट क्या होगी और यहाँ पे 0.9 पे हाइट क्या होगी, सो इट इज़ बेसिकली 48 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 5.6 किलोमीटर्स। ओके, एक और चीज़ पूछ सकता है आपको, प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट इज़ अ फैक्चुअल थिंग, इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे मिली बार्स में, यूनिट्स मिली बार्स और मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी Hg, कितना आएगा बताइए, बेसिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी, ठीक है, और मिली बार्स की बात करें अगर तो 1013 मिली बार्स। इस तरह से पूछ सकता है कि द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर, यानी कि जो लेवल ऑफ अर्थ पे कितना प्रेशर होता है, सो यू कैन जस्ट डू रोड लर्निंग ऑफ दिस, इट इज सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी, सो जस्ट नोट दिस डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देखिए 50% एटमॉस्फेयर खत्म हो गया 5.6 किलोमीटर्स पे ही, और 90% एटमॉस्फेयर खत्म हो गया 48 किलोमीटर्स पे। सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर है। एक तो अपन ने लिखा था 800 से लेकर 1000 एटमॉस्फेयर ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसमें भी जो लिखा था अपन ने 50 किलोमीटर्स तक ऑल द वेदर फिनोमिना और जो भी चीज़ें होती हैं इसी में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ये काम की चीज़ है 50 किलोमीटर्स। तो आप देखिए 90% जो अपना प्रेशर है वो सीधे 50 किलोमीटर्स पे लगभग आ गया है। जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, दिस इज 0.1, सॉरी 0.1, ठीक है, मतलब 90% रिड्यूस हो गया। दिस इज 1, 90% रिड्यूस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 90% रिडक्शन हो गया एट अ हाइट ऑफ 48 किलोमीटर्स। जस्ट राइट वन स्टेटमेंट, द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ गैसेस एंड देयर वेट, ये अपन लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसमें 3 कैटेगरीज हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, देन टेम्परेचर बेस्ड, एंड देन थर्ड इज डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन मिक्सिंग ऑफ द लेयर्स। तो उसमें पहले पे आ गए, दैट इज डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, उसका ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक लास्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, the absolute amount of gases and their weight may vary with height but not the relative proportion of the gases by volume, ठीक है। absolute में vary but not the relative, ठीक है ना। relative का मतलब समझ रहे हैं, relative का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 70 यूनिट नाइट्रोजन है, मैं एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट 70% मान लीजिए नाइट्रोजन है, अज्यूम कर लीजिए 20% ऑक्सीजन है, ठीक है, और 1% आर्गन है, जस्ट टू अज्यूम दिस, तो ये प्रोपोर्शन सेम रहेगा, रिलेटिव प्रोपोर्शन। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू घट जाएगी, मान लीजिए 70 ग्राम था, थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे, इसमें अगर ऊपर उठेंगे या यहाँ से ऊपर उठेंगे तो हाइट बढ़ाएंगे तो 70 की जगह 50 ग्राम हो जाएगा, फिर 20 ग्राम हो जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, बट जो परसेंटेज है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। आई होप यू हैव गॉट दिस। सो दिस इज द स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, आई होप यू हैव गॉट दिस। सेकेंड इज टेम्परेचर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर अभी क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस एग्जाम में। सो प्लीज राइट हियर ऑल्सो विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का टॉपिक है ये। सो राइट द प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ एनर्जी इज इंसुलेशन, देन इंसुलेशन इज ट्रांसफर्ड इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो सन की रेज आती है इट इज इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेज सन की आती हैं, और एज वी मूव फ्रॉम हेयर, जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इज इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो इन दिस यू सी ये सारा आता है, यहाँ पे गामा रेज और एक्स रेज दे आर मोस्टली ब्लॉक्ड बाय द मैग्नेटोस्फेयर, अर्थ के बाहर जो एक मैग्नेटोस्फेयर होता है, मैग्नेटोस्फेयर बेसिकली जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ, और उसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड है पूरी, तो वो बहुत सारे जो रेज आती हैं उनको रोक देता है, पहले ही गामा रेज और एक्स रेज को रोक देता है, ठीक है। नाउ अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको कौन रोकता है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो उसको रोक देता है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है दैट इज द एटमोसफियर इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल स्पेक्ट्रम, इट इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल स्पेक्ट्रम। एंड देन यू राइट ये जो 3 है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, दे आर ऑलरेडी वेरी लेस इन मैग्नीट्यूड, पहले से ही कम रहता है इसका, तो मोस्टली जो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, दैट इज एंटरिंग द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ये एनर्जी एंटर हो रही है। Just write one sentence. The bulk of energy that Earth receives in insolational radiation is high energy short wave radiation, ठीक है ना, सन से जो आ रहा है that is high in energy, और frequency कह लीजिए आप, and short wave की जो wavelength होती है कम होती है, ठीक है। So these things are clear. The insolation, अच्छा एक concept बहुत important है, if this is the earth and this is the atmosphere, ठीक है, अब सन की जो radiation है वो आ रही है, this is less in wavelength, more in frequency और more in energy, ये आ रही है यहाँ पे, अर्थ सरफेस उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, पर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है,
सन की रेज से हो रही हैं या फिर अर्थ जो रेज अब्जॉर्ब करके वापस रेडिएट कर रहा है उससे हो रहा है? बताइए। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए किससे हो रहा है? प्राइमरीली जो एटमॉस्फेयर हीटिंग हो रही है दैट इज थ्रू अर्थ रेडिएशन। अर्थ अब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से रेडिएट कर रहा है। जो अर्थ रेडिएट करता है दैट इज नॉट शॉर्ट इन वेवलेंथ। यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ इज लॉन्गर एंड एनर्जी इज और फ्रीक्वेंसी इज लेसर। ठीक है, तो जस्ट अ कॉन्सेप्ट फॉर यू, अ रिमाइंडर। और वैसे भी अपन ने देखा यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं मोस्टली सब अब्जॉर्ब हो जा रही हैं। ये सब अब्जॉर्ब हो गया, ये सब लेस इन मैग्नीट्यूड है, केवल विजिबल स्पेक्ट्रम बचा, तो ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। जो एनर्जी आ रही है वो अर्थ का सरफेस अब्जॉर्ब कर लेगा और वापस फिर रेडिएट करेगा, उससे एटमॉस्फेयर हीट होगा। ठीक है ना? तो जस्ट राइट द इंसुलेशन देयरफॉर इज नॉट द मेन रीजन for heating of the atmosphere. It is the out radiations, terrestrial radiations. These are the terrestrial radiations, right? Bracket में लिख दीजिए long wave less energy radiations are the primary reasons in the heating of the atmosphere. That is, the atmosphere is heated from below. ठीक है ना? अगर ये अर्थ का सरफेस है, this is the atmosphere. ठीक है? So the atmosphere is heated from below. यहाँ से हीट हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब नीचे से हीट होगा तो क्या होगा? नीचे हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर विल बी हायर. As we move above, temperature will reduce. ठीक है, so this concept we'll see in the layers that we study.